हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपने 4 छात्रों के बीच 1/3, 1/5, 1/6, 1/4 अनुपात में कुछ मिठाइयाँ बांटता है। शिक्षक के पास मिठाइयों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए ताकि किसी भी मिठाई को बांटने के लिए टुकड़ों में तोड़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो यहाँ बोला है न्यूनतम। न्यूनतम मतलब क्या होता है? एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा? 3, 5, 6, 4 का एलसीएम होगा आपका 60। अब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अनुपात पता चलेगा एक पूर्णांक में। कौन कौन से? 20। इसमें 60 से मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6, 20। इसमें करेंगे 5 में तो 12, 10, 15। अब देखिए इनका योग करिए, इनका योग कितना आएगा? तो कहेंगे आप 20, 10, 30, 40, 10, 50, ठीक है, और 50, 5, 55 और 2 57। तो 57 मिठाइयाँ होनी चाहिए। तो वो क्या करेगा? एक स्टूडेंट को 20 मिठाई दे देगा, एक स्टूडेंट को 12, एक को 10, एक को 15। बस उसे मिठाइयाँ तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी और न्यूनतम मिठाई मतलब पूरी मिठाई की खपाई भी हो गई। मान लीजिए इसी प्रकार का क्वेश्चन होता कि एक व्यक्ति 4 छात्रों को क्या करता है? 1/3, 1/5, 1/6, 1/4 के अनुपात में रोटियों को बांटता है और फिर 5 रोटी बच जाती है। तो बताइए कुल कितनी रोटियां थी? जब इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आप क्या करेंगे? यक्स माइनस, आपने क्या माना कि कुल रोटियों की संख्या बराबर यक्स, तो यक्स का 3 भाग प्लस यक्स का 5 भाग प्लस यक्स का 6 भाग प्लस यक्स का 4 भाग। जब पूरी रोटियों में से इन भागों को हमने क्या किया? माइनस कर दिया, निकाल दिया, क्योंकि हमने इन रोटियों के भाग को विद्यार्थियों को दे दिया। तो अब कितना बचेगा? 5। तो जब इनको आप हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन तो आप इस प्रकार करेंगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ ना दिया गया हो कि आप समीकरण ना बना पाएँ और न्यूनतम शब्द बोला हो, तो एलसीएम ही लेंगे उस केस में। दूसरा क्वेश्चन है, रामू और श्यामू एक काम को क्रमशः 15 दिन 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 60% कार्य 25% कम दक्षता के साथ पूरा किया। यानी जो 60% काम था उसको, उनकी जितनी इफ़िशियंसी थी उससे 25% कम इफ़िशियंसी से काम किया और शेष कार्य को अपनी वास्तविक इफ़िशियंसी के साथ पूरा किया। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो हमने आपको बताया ही है कि जब भी आपको क्या दिखे टाइम, तो उनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेके इनको डिवाइड करेंगे इससे, तो 3। यानी कि रामू की जो इफ़िशियंसी वो आएगी 3 और श्यामू की इफ़िशियंसी कितनी आएगी आपकी? 45 भागे 45, 1। तो काम कितना आ गया? 45। अब 45 का निकालिए आप 60%, तो उसका 60% आएगा 27। यानी कि 27 काम को वो अपनी इफ़िशियंसी के 25% कम इफ़िशियंसी से करेंगे। तो उनकी इफ़िशियंसी टोटल कितनी हुई? 4। तो 25 का 4% आएगा 1। तो 4 में से अब 1% निकल जाएगा, 1 इफ़िशियंसी। तो कितनी बचेगी? 3। तो 3 इफ़िशियंसी से वो काम करेंगे। तो कितने दिन में करेंगे? T=W/E। तो W 27 और 3 9 27। ये तो 9 दिन में हो गया। जिसमें उन्होंने कम इफ़िशियंसी के साथ काम किया वो 9 दिन उसमें लगेगा। अब कितना काम बचा है? तो आप कहेंगे पूरा काम 45 था, 45 माइनस 27 काम बचा है, यानी 18 काम बचा है। 18 काम को अपनी वास्तविक एफिशिएंसी से करेंगे, यानी 3 1 4। तो इसको 4 से भाग करेंगे, 4.5। तो कुल कितने दिन हो गए? 9 4 13.5 इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 भाज्य संख्याओं का योग 90 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 30 अधिक है तो उनमें से एक संख्या निम्न में से कौन सी होगी? तो देखिए
तीन अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य संख्या हमने लिख दिया है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7, 11, 13, 17, 19, 23, मतलब जिनका गुणनखंड केवल 2 हो। 2 मतलब, 2 का मतलब 2 नहीं है, 2 का मतलब 1 और 1 ये संख्या स्वयं, और दूसरी वह संख्या स्वयं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें 3 को, तो 3 का फैक्टर 1 भी होगा और 3 भी होगा, तो 2 फैक्टर हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 90 है, मतलब कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 90 है। अगर आप 90 को देखें तो 90 क्या है, 90 इज अ इवन नंबर, 90 क्या है, सम संख्या। और यहाँ अगर आप देखें तो सभी अभाज्य संख्याएं क्या हैं, 2 को छोड़कर सभी की सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं। तो अगर 3 आप किसी भी विषम किसी भी अभाज्य संख्याओं को ले लें 2 को छोड़ के, तो मान लीजिए आपने 3 ही ले लिया, 3 3 6 3 9, तो आया विषम, यानी 1 2 तो होना ही पड़ेगा, मतलब एक सम संख्या तो होनी ही पड़ेगी, तो यानी 2 शामिल होगा यहाँ पे, तभी सम योग आएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2, और एक्स वाई अब आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा लीजिए कि योग 90 आ जाए। तो देखिए अब दूसरी कंडीशन दी गई है कि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 30 अधिक है। तो पहली संख्या तो मान लीजिए हमें 2 मिल गई, तो दूसरी संख्या 30 अधिक है मतलब 32, लेकिन 32 तो अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमें जानकारी इसके बारे में दी गई है कि x जो दूसरा और तीसरे स्थान की अभाज्य संख्याएं हैं वो एक दूसरे से कितनी, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या से 30 अधिक है। तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है। और अगर आप 90 में से 2 माइनस कर दें कितना आएगा, 88। तो आपको पता चल गया कि उनका योग जो है वो 88 है, और अंतर कितना है, कितना बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 30 अधिक है, मतलब 30 का अंतर है। तो यहाँ से x निकाल लीजिए, 2x इक्वल टू 8 प्लस 8 3 11, तो x इक्वल टू 2 पंचे 10, दोनों 18, यानी 59। जब पहली संख्या 59 हो जाएगी तो दूसरी 29, तभी उनका जो अंतर है वो 30 आएगा। तो ऑप्शन में आपको 59 या 29 में से कुछ भी दे, दोनों आंसर सही होंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि जब p की प्रत्येक संख्या p को प्रत्येक संख्या 8, 6, 2 और 9 में से घटाया जाता है तो इस क्रम में इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो अपने क्लास 11th में अगर जीपी पढ़ा हुआ है तो उसमें क्या है, समानुपात की कंडीशन कि दूसरा टर्म अपान पहला टर्म बराबर चौथा टर्म अपान तीसरा टर्म। तो इसमें से माइनस करेंगे हम, क्या p बोला है माइनस कर दो, तो 8 माइनस पी 6 माइनस पी, तो दूसरा टर्म क्या होगा, 6 माइनस पी अपान 8 माइनस पी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 माइनस पी अपान 2 माइनस पी। तो ये तो हो गया। अब बहुत लोग क्या करेंगे, यहीं से p की वैल्यू निकालेंगे, तो ये द्विघात समीकरण बनेगा, थोड़ा सा क्या होगा जटिल आपके लिए, लेकिन आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं आपको, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा। द्विघात समीकरण अगर आपको हल करना आता है तो यहाँ से p की वैल्यू 20/3 आ जाएगी, लेकिन हम आपको एक तरीका और बता रहे हैं कि किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 6/10 है और 9/15 है, तो आप कहेंगे ये दोनों तो इक्वल है नहीं, लेकिन इक्वल हैं, भाग कीजिए तो यहाँ भी आएगा 0.6, यहाँ भी आएगा 0.6, दोनों भिन्न या आपस में इक्वल हैं। लेकिन हम अब क्या करेंगे, तो देखिए इनका अंतर क्या है, 10 माइनस 6 4, और 15 माइनस 9 6, तो यहाँ अंतर है 4 और 6 का। तो 4 और 6 का एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा, 12। अब जो भी आपने यहाँ अंतर देखा, 4 और 6 का एलसीएम लिया, तो उसी से तो डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप क्या करते हैं, जब आप मान लीजिए भिन्न हल करते हैं 1/3 1/2, इनका एलसीएम 3 और 2, यहाँ नीचे का एलसीएम लेते हैं तो 6 करते हैं, फिर इसको डिवाइड करते हैं इसी से, तो जिनका एलसीएम लिया फिर क्या करते हैं, जो एलसीएम आया उसमें डिवाइड करेंगे किससे, जिसका आपने एलसीएम लिया। 3 दूनी 6, 2 3 6, उसी प्रकार यहाँ भी तो हम कर रहे हैं कि 6 और 4 का हमने एलसीएम लिया, उसके बाद अब 4 को डिवाइड करेंगे उससे, कितना आएगा 3, तो 3 लिखेंगे ऊपर, ऊपर उसी से गुणा करेंगे। तो यहाँ भी क्या करते हैं आप, 3 दूनी 6, अब 2 गुणे 1 नहीं करते ऊपर वाला, तो यहाँ भी तो ऊपर वाला गुणा होगा, सेम टू सेम, जिनका एलसीएम लेंगे उसी से भाग करेंगे और ऊपर गुणा करेंगे। ये आप कंपेयर कर सकते हैं भिन्न से भी। तो यहाँ पे जो है
आपका जब 4 को भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे 12 को, 3 आएगा। 3 ऊपर गुणा करिए, कितना आएगा? 3 छंग 18। नीचे भी 3 से गुणा करिए, 3 दम में 30, या ऊपर ही करिए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऊपर से ही कंपेयर कर लेंगे हम। और यहाँ भी हम क्या करेंगे, 6 को 12 से भाग करो, 2 आएगा। अब ऊपर 2 से गुणा करो, 2 9 18। देखिए यहाँ भी 3 छंग 18 और 2 9 18। यहाँ से आपको ये चीज़ जानना है, ये सीखना है कि हमने जब इनके अंतर का एलसीएम लिया, फिर भाग करके ऊपर गुणा किया, दोनों सेम आ रहे हैं। दोनों सेम आ रहे हैं मतलब दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ भी यही तरीका अपनाएंगे, ताकि हमें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनाना पड़े। केवल यही दोनों इक्वल करके हम मान निकाल सकें। तो 6 माइनस पी माइनस 8 माइनस पी कितना आएगा? -2। और 9 माइनस पी -2 कितना आएगा? 7। तो अब हम क्या करेंगे, -2 और 7 का एलसीएम लेंगे तो -14। अब -14 हो गया, -2 को इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। अब यहाँ 7 को डिवाइड करो तो -2 आएगा, -2 से यहाँ मल्टीप्लाई करो तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि हमने आपको एक एग्जाम्पल से दिखाया कि अंश वाले ऊपर, जो अंश वाले हैं जो ऊपर लिखे गए हैं वो अपने आप इक्वल हो जाएंगे ऐसा करने से। तो यहाँ भी ये इक्वल हो जाएगा जब हमने गुणा कर दिया। दो, यहाँ हमने 7 से गुणा किया तो 7 छंग 42 और 7 पी, और यहाँ पे -2 से तो -2 18 और +2 पी। तो यहाँ से पी निकालेंगे 20/3। अब 20/3 पे यहाँ रख दीजिए। लेकिन अभी भी काम ख़त्म नहीं हुई, इसने पूछा है कि के बीच माध्य समानुपातिक क्या होगा। तो इसका मतलब होता है जियोमेट्रिक मीन, मतलब आप इसे समझ सकते हैं एक प्रकार से जियोमेट्रिक मीन बोल रहे हैं। मीन मतलब होता है माध्य, और जियोमेट्री आपको पता ही है जियोमेट्रिक क्या होता है। जियोमेट्रिक मतलब जीपी, जीपी में तो समानुपात की बात होती है, तो इसका जीपी निकालेंगे। जब दो टर्म हैं तो क्या करेंगे, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ घात 1/2 ले लेंगे, या इनका 1/2 को क्या कहते हैं, अंडर रूट, तो अंडर रूट भी ले सकते हैं। तो ये हमने किया, यहाँ हमने 20/3 रख के, यहाँ हमने 20/3 रख के क्या किया, ये अंडर रूट ले लिया। आंसर आएगा 28। ये 2023 में आ चुका है आपका एसएससी CHSL में। दूसरा क्वेश्चन है कि 1 - 7 + 2 - 8 + 3 - 9 डॉट 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 100। तो इसे आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा -300। पहला तरीका क्या है कि 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, इसको आप अलग कर लें। तो ये कहाँ तक जाएगा, देख रहे हैं आप, पहला टर्म पॉजिटिव है, दूसरा टर्म नेगेटिव है। या आप वैसे भी देख सकते हैं कि, चलिए इस क्वेश्चन को हम देख के अगली बार आपको अगली वीडियो में बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 6 की पावर 25 + 6 की पावर 26 + 6 की पावर 28 + 6 की पावर 27 किससे विभाज्य होगा। तो हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि जब भी पावर्स क्या हों, 1 1 प्लस होती जाए, तब तो ये तो कन्फर्म है कि आपको कॉमन लेना ही है। तो कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, अंदर अंदर बचेगा 1 + 6 की पावर 1 + 6 की पावर 2 + 6 की पावर 3। तो उसका आंसर जब को इन सबको आप ऐड करेंगे तो आएगा 259। और 259 किसका फैक्टर्स होता है, 70 × 37 का। तो ऑप्शन में अगर आपको 37 दिया गया है तो इट विल बी करेक्ट ऑप्शन। आपको या वैसे भी आप देख सकते हैं कि देखिए 37 दिया गया है तो इसमें 7 से गुणा होगा तो विद 7 देखिए यूनिट डिजिट 9 आ रही है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि x एक नंबर है तो x⁴ + 1/x⁴ = 47 इट इज़ गिवन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴ + 1/9 इसे कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है अगर ये दिया है तो हम इसका आधा करेंगे। अगर 8 का आधा क्या होता है, 2, सॉरी 8 का आधा करेंगे तो 4 आएगा। तो x⁴ + 1/x⁴ क्या आता है, हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि +2 ऐड करके अंडर रूट लीजिए तो 7 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x² + 1/x² अगर k है तो x + 1/x क्या होता है। अगर यहाँ पे +2 करिए और यहाँ भी +2 करिए तो ये x + 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वहाँ पे अंडर रूट k + 2 नहीं हो जाता। तो वही तो ये सब हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ भी हम वही कर रहे हैं, 7 + 2 ये हो जाएगा 49 का अंडर रूट 7। अब उसके बाद फिर से हमें हाफ पावर में जाना है।
तो फिर से हम +2 करके अंडर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर से हमें हाफ पावर में जाना है तो +2 करके अंडर रूट लेंगे, √5 आ जाएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? चूँकि हमें पहुंचना क्या है, x⁴ + 1/x⁴ निकालना है। तो ये निकालने के लिए आप जब तक x की पावर 3 + 1/x⁴ नहीं निकाल लेते, कहने का मतलब है ये आपको निकालना है तो ये तो पता होना ही चाहिए। मान लीजिए इसे कैपिटल X, तो यानी या ये तो पता होना चाहिए x³ यही x³ + 1/x³। इसे अगर आप मान लेते हैं x तो यहाँ x, तो x + 1/x जब हमको पता रहेगा तभी तो x³ + 1/x³ निकाल पाएंगे। तो इसीलिए हम ये कर रहे हैं। तो पहले हमने x + 1/x निकाल लिया, अब हम क्यूब निकाल लेंगे। तो क्यूब निकालने के लिए भी हमने आपको बताया था कि क्यूब -3k, तो यहाँ ये भी आ गया। अब जैसे ही ये आया हम मान लेंगे कि x³ बराबर y है, तो y³ + 1/y³ निकालना है और y + 1/y दिया है। तो फिर से वही करिए, k³ - 3k, तो यहाँ से आपका आंसर 34√5 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर सबसे बड़े संभावित क्षेत्रफल वाले आयत खींचा जाता है तो आयत की सबसे बड़ी और छोटी भुजा की लंबाई का अनुपात क्या होगा? तो आपको पता है जब पूरा वृत्त होता है, यह आपने क्लास 12th में सिद्ध कर लिया है कि एक वृत्त में जो सबसे बड़े एरिया का जो जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, जो चतुर्भुज बनता है, वो एक वर्ग होता है। तो वर्ग होता है, तो यहाँ मान लीजिए ये रेडियस है, ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, ठीक है। तो मान लीजिए आपको इसमें क्या निकालना है, वर्ग की भुजाओं का अनुपात। तो यहाँ तो आप बोलेंगे जी जितना ये होगा उतना ये होगा, तो यानी ये 1:1। मान लीजिए ये 20 है तो ये भी 20, तो 20/20 1 ही तो आएगा, 1:1। लेकिन जब इसे मोड़ दीजिए, मान लीजिए ये बन गया अर्धवृत्त, तो क्या होगा? तो आपको पता है ये तो सेम ही रहेगा, यानी 1 ही रहेगा मान लीजिए। और ये जब ये लंबाई ऊपर चली जाएगी तो आधी हो जाएगी, मान लीजिए 1/2, तो 1:1/2 दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ये 2 यहाँ चला जाएगा तो 2:1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2:1। दूसरा क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त में बने आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? तो हाँ, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो अर्धवृत्त होता है उसमें एक आयत ही बनता है, पूरे वृत्त में वर्ग बनता है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? फिर से आपको इमेजिन करना है कि मान लीजिए हमारे पास वर्ग है, तो वर्ग कब होता है? जब पूरा वृत्त होता है। तो जब ये वर्ग है हमारा और यहाँ पे रेडियस है, ये r है और ये भी r है और ये वर्ग है, तो अगर ये r है आपका तो ये क्या हो जाएगा? हमें पता है ये 90 डिग्री होता है, तो यानी अगर इसको हम निकालेंगे तो आप वर्ग की प्रॉपर्टी जानते होंगे। मान लीजिए ये वर्ग है, यहाँ a है, यहाँ a है, तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि इसका विकर्ण हो जाता है क्या? 2√a, सॉरी √2a हो जाता है ना, √2a, चूँकि a² + a², 2a² का अंडर रूट क्या होगा? 2√2a। तो यानी अगर ये हमारा, अगर हम देखें इनको, तो ये r है, ये भी r है, तो टोटल कितना है? 2r। तो इसकी साइड कितनी रही होगी? अगर हम साइड को देखें तो साइड कितनी रही होगी? अगर यहाँ से आप साइड पे जाएं तो साइड कितनी रही होगी? आप कहेंगे कि साइड निकालने के लिए हम यहाँ डिवाइड कर देंगे √2 से, तो यहाँ भी आप क्या करिए, √2 से डिवाइड, तो क्या आएगा? √2r। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें रेडियस था दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ रेडियस रखो 2 सेंटीमीटर और हमने √2 को √2 से भाग कर दिया, कितना आ जाएगा? ये आल टोटल √2 × 2, ये रेडियस हो गया। अब आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा क्या आ गई? 2, √2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 दूनी 8, ये हो गया 8। लेकिन आपको निकालना क्या है? आयत। और आयत कब बनता है? जब हमारा पूरा वृत्त आधे वृत्त में बदल जाता है तभी आयत बनेगा, तो क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा। आधा जब पूरा था 8, तो 8 का आधा क्या होगा? 4।
तो 4 will be the correct answer of the area of rectangle in a half circle.